प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्योपजायते, प्रसन्न चेतसो ह्याशो बुद्धि ही पर्यवतिष्ठते। मन प्रसन्न होता है तो सभी दुख दूर हो जाते हैं और व्यक्ति प्रत्येक कार्य को एकाग्रता से करता है। प्रसन्नता जीवन जीने की एक कला है जो संतोष, संयम और सकारात्मक दृष्टि से प्राप्त होती है। जो व्यक्ति प्रसन्न रहता है वो जीवन की हर परिस्थिति में संतुलित और सफल रहता है। नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं लता वशिष्ठ और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समय जीवन की सबसे मूल्यवान संपत्ति है। जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय का सदुपयोग करता है, वही अपने लक्ष्य और जीवन दोनों को सार्थक बनाता है और समृद्धि प्राप्त करता है। समय का सर्वोत्तम उपयोग एकाग्रता और समर्पण से होता है। महान कार्य करने के लिए किसी विशेष समय की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हर क्षण का सही उपयोग आवश्यक है। हर छोटा क्षण भी बड़े परिवर्तन का आधार बन सकता है। आइए समय का सदुपयोग करते हुए जान लेते हैं आज का पंचांग। आज का पंचांग युगाब्द 5128, विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948, उत्तरायण, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, सोमवार, धनिष्ठा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। जिस प्रकार भारतीय कालगणना पर आधारित पंचांग हमें तिथि, नक्षत्र आदि के साथ समय का सदुपयोग सिखाते हैं, उसी प्रकार शुद्ध आचार विचार के संदेश हमें प्रतिदिन एक आदर्श जीवन जीने का संदेश देते हैं। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भगवद गीता आदि ऐसे अनेक ग्रंथ हैं जो आदर्श विचारों और आदर्श व्यवहार के साथ निरंतर प्रगति का संदेश देते हैं और बताते हैं कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्, अर्थात जो व्यवहार स्वयं को उचित ना लगे वो दूसरों के साथ कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे ही शुभ विचारों को मनीषियों ने सुभाषित कहा है। तो चलिए, क्या है आज का सुभाषित, जानने के लिए देखिए हमारा सुभाषित प्रभाग। इंद्रम वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। हे कर्मशील मनुष्यों, अपने समाज में उन कल्याणकारी शक्तियों का संवर्धन करो जो राष्ट्र को समृद्ध, जागरूक और आत्मनिर्भर बनाती हैं। साथ ही उन विनाशकारी शक्तियों का दृढ़तापूर्वक प्रतिरोध करो जो समाज में विभाजन, अन्याय और असंतोष उत्पन्न करती हैं। O industrious people, nurture those benevolent forces within your society that make the nation prosperous, aware, and self-reliant. At the same time, firmly resist the destructive forces that create division, injustice, and discontent in society. और अब बात भारतीय ज्ञान परंपरा की, जिसमें भारत की दो संस्कृतियों की बात करेंगे। काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक, भाषिक तथा आध्यात्मिक समन्वय का महत्वपूर्ण प्रतीक है। ये काशी अर्थात वाराणसी और तमिलनाडु के प्राचीन संबंधों को दर्शाता है। जहाँ काशी ज्ञान और मोक्ष की नगरी है, वहीं तमिलनाडु भक्ति और द्रविड़ संस्कृति का केंद्र रहा है। इतिहास में तमिल संतों ने काशी को तीर्थ और ज्ञानपीठ के रूप में स्वीकार किया। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य शिक्षा, साहित्य, कला और परंपराओं को एक मंच पर लाना और विविधता में एकता की भावना को सशक्त करना है। आइए जान लेते हैं काशी तमिल संगमम के विषय में क्या है हमारी ये रिपोर्ट। भारतीय ज्ञान परंपरा में काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक, भाषिक तथा आध्यात्मिक समन्वय का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।
यह केवल एक आयोजन नहीं बल्कि हजारों वर्षों से प्रवाहित उस ज्ञान धारा का प्रतीक है जिसमें काशी यानी वाराणसी और तमिलनाडु के बीच गहरा आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक संबंध रहा है। काशी प्राचीन काल से ही ज्ञान, धर्म, दर्शन और मोक्ष की नगरी मानी जाती है। वहीं तमिलनाडु द्रविड़ संस्कृति, संगम साहित्य और भक्ति आंदोलन की समृद्ध परंपरा का केंद्र रहा है। इतिहास में अनेक तमिल संत, विद्वान और श्रद्धालु काशी आए। विशेष रूप से भक्ति आंदोलन के दौरान दक्षिण भारत के शैव और वैष्णव संतों ने काशी को तीर्थ और ज्ञान पीठ के रूप में स्वीकार किया। काशी में आज भी हनुमान घाट क्षेत्र में तमिल समुदाय की उपस्थिति इसका प्रमाण है। इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध को सशक्त बनाने के उद्देश्य से काशी तमिल संगमम का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य दोनों क्षेत्रों की शिक्षा, साहित्य, दर्शन, कला, हस्तशिल्प, व्यापार और आध्यात्मिक परंपराओं को एक मंच पर लाना है। इस पहल में प्रमुख भूमिका भारत सरकार तथा शिक्षा मंत्रालय की रही। कार्यक्रम का समन्वय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने किया। इस आयोजन में तमिलनाडु से आए विद्वानों, विद्यार्थियों, कलाकारों, कारीगरों और किसानों ने भाग लिया और काशी की सांस्कृतिक विरासत से संवाद स्थापित किया। मैंने बीच में मीनाक्षी टेम्पल और साइड बाय साइड बनारस के घाट को दर्शाया है और इसमें दोनों के कल्चर्स जैसे बनारस का बोर्ड, बनारस की इमारतें, पान, लिट्टी चोखा, साधु और तमिल के साइड मैंने कथकली और एक भरतनाट्यम डांसर और एलिफेंट को दर्शाया है। काशी और तमिल का दोनों ट्रेडिशन को हमको एक जगह पर दिखाना है, जहाँ पर लोग बहुत अच्छी तरीके से दोनों ट्रेडिशन को मिक्स करके दिखा रहे हैं। काशी तमिल संगमम भारतीय ज्ञान परंपरा की उस अवधारणा को पुष्ट करता है जिसमें विविधता में एकता निहित है। संस्कृत और तमिल दोनों ही प्राचीन भाषाएं भारतीय दर्शन, साहित्य और आध्यात्मिक चिंतन की समृद्ध वाहक रही हैं। तमिल संगमम के माध्यम से इस समय तमिलनाडु के हर गांव में, केवल तमिलनाडु में नहीं, भारतवर्ष में अनेक स्थान और विदेशों में रहने वाले जो तमिल भाषी हैं उनको हमारे काशी की गंगा हो, बाबा विश्वनाथ हो, माँ काल भैरव हो, भगवान काल भैरव हो, माँ अन्नपूर्णा, विशालाक्षी, इसके बारे में जानने को एक वो वगैरह काशी में इस तरह है। काशी के महत्वता बहुत है, लोग जानते हैं, लेकिन ये तमिल संगमम के माध्यम से इस समय गांव के कई गांव के अंदर से लोग काशी आ रहे हैं। काशी और तमिलनाडु दोनों ही शिव भक्त की प्रमुख भूमियां रही हैं। दक्षिण भारत के अनेक मंदिरों में काशी का उल्लेख मिलता है और काशी में भी दक्षिण भारतीय स्थापत्य और परंपराओं के चिन्ह देखे जा सकते हैं। यह संबंध दर्शाता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा भौगोलिक सीमाओं से परे एक अखंड सांस्कृतिक चेतना है। भारतीय ज्ञान परंपरा में काशी तमिल संगमम उत्तर और दक्षिण भारत के बीच आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक सेतु का कार्य करता है। यह हमें स्मरण कराता है कि भारत की सभ्यता विविध भाषाओं, परंपराओं और मान्यताओं के बावजूद एक साझा सांस्कृतिक आत्मा से जुड़ी हुई है। काशी तमिल संगम उसी आत्मा का जीवंत उत्सव है। राजमंगल पांडे के साथ जनेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत विविध संस्कृतियों का देश है और जब ये संस्कृतियां आपस में इन संस्कृतियों का संगम होता है तो वहां से ज्ञान की, अध्यात्म की धारा प्रवाहित होती है जो पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को सराबोर कर देती है। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे योग की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। बीते एक दशक में
देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी हैं। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, जिसमें अब बात करेंगे योग की। और इस योग क्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल हेल्थ सीरीज, जिसमें स्वास्थ्य को समग्र दृष्टिकोण में दिखाया जाता है। सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक स्वास्थ्य समस्या के हर पहलू पर फोकस रहता है। तो चलिए योग 360 में, जहां प्राकृतिक तरीके से स्वस्थ रहने के लिए आहार, आसन और औषधि के नियम बता रही हैं हमारी सहयोगिनी किरण भारद्वाज। योग 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। छोटा सा गला, बड़ी परेशानी, इसको मामूली समझना होगी नादानी। आज योग 360 में बात करेंगे उस प्रॉब्लम की जो बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी को भी प्रभावित कर सकती है। इसका नाम है टॉन्सिलाइटिस। अगर निगलना भी दर्द बन जाए तो समझ जाइए कि मामला गंभीर है। गले में सूजन, जलन और बुखार, क्या आप कर रहे हैं खतरे को नजरअंदाज? अगर टॉन्सिलाइटिस की समस्या करती है आपको बार बार परेशान, तो आइए आज हम आपको बताते हैं इसका सही समाधान। टॉन्सिलाइटिस एक आम समस्या है। ये तब होता है जब टॉन्सिल्स में संक्रमण हो जाए। टॉन्सिल हमारे गले के पीछे दोनों ओर स्थित मुलायम ऊतक की 2 छोटी गांठें होती हैं। टॉन्सिल प्रतिरक्षा प्रणाली का भाग होते हैं और ये रोगाणुओं को रोकने में सहायता करते हैं, जिसके कारण बीमारी से बचाव होता है। टॉन्सिल संक्रमित होने पर इनमें सूजन और दर्द होता है। साथ ही व्यक्ति को निगलने में समस्या हो सकती है। अधिकांश मामलों में टॉन्सिलाइटिस के लक्षण कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। टॉन्सिलाइटिस की समस्या बच्चों और किशोरों में अधिक देखी जाती है, लेकिन किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। कुछ सरल प्राकृतिक उपाय टॉन्सिलाइटिस से राहत में उपयोगी हैं। गले में दर्द, सूजन, अब निगलना भी हुआ कुछ मुश्किल काम, तो समझ जाइए कि आपका गला दे रहा है आपको पैगाम। कीजिए ये आसन जो आपको देंगे टॉन्सिलाइटिस से जुड़ी इन सभी समस्याओं में आराम। सबसे पहला अभ्यास है ग्रीवा शक्ति विकासक का। ग्रीवा शक्ति विकासक के लिए अपने दोनों हाथों को इस प्रकार अपने घुटनों पर रखेंगे। अब यहाँ से श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को पीछे की ओर लेकर जाएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को आगे की ओर लेकर आएंगे। इसी प्रकार इस अभ्यास को 4 से 5 बार करेंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को दाएं ओर मोड़ेंगे। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। श्वास छोड़ते हुए गर्दन को बाएं ओर मोड़ेंगे। श्वास भरते हुए वापस आएंगे। ग्रीवा चक्र के लिए अपनी गर्दन को आगे की ओर झुका लीजिए। अब यहीं से श्वास भरते हुए अपनी गर्दन को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पूरा रोटेट करेंगे और श्वास छोड़ते हुए चक्र पूरा करेंगे। यहीं से एक बार फिर से अपनी गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में श्वास भरते हुए पूरा रोटेट करेंगे, मैक्सिमम जितना हो सकता है, और एक्सहेल करते हुए पूरा चक्र पूरा करेंगे। जालंधर बंद के लिए अपने हाथों को इसी प्रकार अपने घुटनों पे रखेंगे। कमर व गर्दन एक बार फिर से सीधी कर लीजिए।
पूरा श्वास अंदर लेंगे और जब आप श्वास को अंदर लेंगे तो ब्रीदिंग को होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग होल्ड करने के बाद अपनी चिन को अपने चेस्ट से लगाने का अभ्यास करेंगे। एक बार देखेंगे। आप अपनी क्षमता अनुसार श्वास को रोकेंगे और इस अभ्यास को करेंगे। उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास एक बार फिर से दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। जब आप श्वास को अंदर लेंगे तो अपने नेक मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए एक आपको आवाज़ भी महसूस होगी जब आप श्वास को अंदर लेंगे। और कुछ देर श्वास को अंदर रोक के रखेंगे, ब्रीदिंग को होल्ड करेंगे कुछ सेकंड्स के लिए और फिर धीरे से श्वास को अपने नॉस्ट्रिल्स के माध्यम से बाहर करेंगे। आइए देखते हैं इस अभ्यास को कैसे किया जाएगा। तो ये था उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास। इसी में हम आगे अभ्यास करेंगे भ्रामरी प्राणायाम का। अपने दोनों कानों को अपने इंडेक्स फिंगर से क्लोज करेंगे, पूरा प्रेस करते हुए आंखों को बंद करेंगे। श्वास लेंगे नॉर्मली नॉस्ट्रिल से, हमिंग साउंड प्रोड्यूस करते हुए श्वास को बाहर छोड़ेंगे। धीरे से वापस आएंगे। वाइब्रेशंस जो भी क्रिएट हुई हैं उनको फील करेंगे। टॉन्सिलाइटिस का हो रहा है बुरा प्रभाव। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और ठंडी चीजों से अगर गला बार बार हो रहा है खराब तो घबराइए नहीं। बचना है समस्याओं से तो आहार में कीजिए ये बदलाव। टॉन्सिलाइटिस है तो क्या आपको खाना चाहिए? तो सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी खाएं वो लघु यानी कि इजीली डाइजेस्टेबल भोजन होना चाहिए। जैसे हरी सब्जियां हैं, लौकी, तोरी, टिंडा, मूंग की दाल, ये अच्छी है। मूंग दाल खिचड़ी बहुत अच्छी रहती है। स्पेशली जब आपको ये प्रॉब्लम है उस समय आपको ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा चिकनाई, बहुत ज़्यादा फ्राइड, ठंडी चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, खटाई, अचार वगैरह ये नहीं खाना है। हल्दी वाला दूध पी सकते हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। दूध में मलाई ज़्यादा ना हो। 1 गिलास दूध, उसमें 1/4 टीस्पून हल्दी मिला करके लें। और इसके साथ साथ घर में आपके ताज़ा अदरक होती है, अदरक, तुलसी के पत्ते पानी में उबाल लें। उसको जब उबल जाए तो छान के थोड़ा सा उसमें शहद मिला करके आपको पीना है। 1 गिलास पानी में, गुनगुने पानी में थोड़ा नमक डाल करके उससे गरारे करने से भी जो अंदर म्यूकस जमी होती है उसमें लाभ मिलता है। स्वेलिंग भी कम होती है। ठंडे गरम का खेल जब बिगाड़े गले का हाल, टॉन्सिलाइटिस से राहत पाना बन जाए बड़ा सवाल, तो उपयोग कीजिए ये औषधियाँ और आयुर्वेदिक उपाय जो दूर करेंगे समस्या, रखेंगे आपके गले का पूरा ख्याल। 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, 1 से 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा शहद मिला के उसको ले सकते हैं, जिससे जो सूजन आती है टॉन्सिलाइटिस में उसमें मदद मिलती है। 1 चम्मच अदरक का रस, थोड़ा सा शहद और थोड़ा सा काली मिर्च के पाउडर, 1 से 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर लेके उसे भी ले सकते हैं, जिससे जो दर्द होती है और सूजन आती है टॉन्सिलाइटिस में उसमें राहत मिलती है। एक हर्बल टी हम ले सकते हैं जो बहुत लाभदायक होती है टॉन्सिलाइटिस के लिए। 100 ml पानी ले लेंगे, 4 से 5 पत्ते तुलसी के, थोड़ा सा नींबू का रस, 1 से 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, उसको हम लोग धीमी आंच में पका के उसका हम सेवन कर सकते हैं, जो हम लोग हर्बल टी के लिए सेवन करेंगे। टॉन्सिलाइटिस में गरारा करना बहुत ज़रूरी होती है। गरारा के लिए हम लोग 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा नींबू का रस, उसको धीमी आंच में पका के उससे हम लोग गरारा कर सकते हैं। बाज़ार में मुलेठी मिल जाती है आसानी से, मुलेठी का भी हम लोग काढ़ा बना के उसका गरारा कर सकते हैं। टंकन या सुहागा जो किसी भी पंसारी दुकान में आसानी से मिल जाती है, 1 गिलास पानी में 1 से 2 चुटकी टंकन मिला के उससे भी हम लोग गरारा कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है और बहुत अच्छा काम करता है टॉन्सिलाइटिस के लिए। आयुर्वेद में कई मेडिसिन का वर्णन किया गया है टॉन्सिलाइटिस के लिए। उसमें हम लोग लक्ष्मी विलास रस, कफकेतु रस 250 mg हम लोग डोज में दे सकते हैं। शीतोपलादी चूर्ण हम लोग ले सकते हैं। गुरुची घनावटी हम लोग ले सकते हैं। मंजिष्ठा चूर्ण हम लोग ले सकते हैं। यहाँ के कांचन और गुग्गुल भी ले सकते हैं, लेकिन एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के निर्देश अनुसार ही इसका सेवन करना उचित रहेगा। आवश्यक है कि टॉन्सिलाइटिस होने पर सावधानी रखें और इससे राहत के उपयोगी उपाय करें। स्वच्छता का ध्यान रखकर टॉन्सिलाइटिस के जोखिम को कम किया जा सकता है। तो आज आपने जाना ग्रीवा शक्ति विकासक आसन का अभ्यास, जालंधर बंद का अभ्यास, उज्जयी प्राणायाम करना लाभकारी है, टॉन्सिलाइटिस की समस्या से राहत में उपयोगी है योग।
लघु और सुपाच्य आहार का सेवन करें। हरी सब्जियां, लौकी, तोरी, टिंडा, मूंग की दाल का सेवन उपयोगी है। ठंडे पदार्थ, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, खटाई व अचार न खाएं। हल्दी वाला दूध पिएं। गरारे करना टॉन्सिलाइटिस की समस्या में लाभकारी है। हल्दी, काली मिर्च को शहद के साथ लेना उपयोगी है। तुलसी के पत्ते, काली मिर्च पाउडर, हल्दी व नींबू से बनी हर्बल टी पिएं। हल्दी व नींबू का काढ़ा या मुलेठी का काढ़ा गरारे करने के लिए प्रयोग करें। लक्ष्मी विलास रस, शीतोपलादी चूर्ण, गुडूची घनवटी व मंजिष्ठा चूर्ण का सेवन उपयोगी है। बढ़ गई खराश, वॉइस हुई लो, टॉन्सिल्स कह रहे हैं, अब जरा ध्यान दो। अपने गले की सेहत को दें फर्स्ट प्रायोरिटी, क्योंकि हेल्दी थ्रोट ही है रियल क्लैरिटी। हेल्थ संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही लाते रहेंगे, आपको हेल्दी बनाते रहेंगे। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी बनेंगे हेल्दी विद योग 360। भारत का ज्ञान, भारत के शास्त्र संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। इसलिए भारत की संस्कृति, यहाँ के ज्ञान को समझने के लिए हम सभी को संस्कृत पढ़ना और समझना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। और इसी दिशा में डीडी न्यूज़ की संस्कृत पाठशाला में संस्कृत सिखाने और शब्दों के शुद्ध प्रयोग सिखाने का एक अनूठा प्रयास किया जा रहा है। तो देर किस बात की, चलिए संस्कृत पाठशाला में, जहां संस्कृत के शब्द से संबंधित अशुद्धि की ओर ध्यान दिलाकर शुद्ध शब्द के प्रयोग के बारे में जागरूक कर रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर नारायण दत्त मिश्र। आप सीखिए संस्कृत के शुद्ध शब्दों का प्रयोग और इसी के साथ हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमः संस्कृत स्नेहिभ्यः दर्शकेभ्यः अहमेष नारायण दत्तमिश्रः स्वागतं करोमि संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां समेषां। संस्कृत पाठशाला की कक्षा में शब्दों के शुद्ध स्वरूप के बारे में चर्चा के क्रम को बढ़ाते हैं आज एक ऐसे शब्द के साथ जिसके मूल को या प्रकृति को ठीक से समझें तो हम अन्य भाषाओं में तथा कथित रूप से प्रचलित शब्द का उन भाषाओं में स्वीकृत अर्थ में ही संस्कृत भाषा में भी प्रयोग, और वह भी अनुकरणात्मक प्रयोग हम नहीं करेंगे। विशेषतः ऐसे शब्दों के प्रयोग के समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि ये शब्द तो मूलतः संस्कृत के ही हैं, अतः कम से कम संस्कृत के प्रयोक्ताओं को ऐसे शब्दों के मूल अर्थ में ही उन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरणतः आपने पहले ही जान लिया है कि सत्ता, सकारात्मक जैसे शब्दों का हिंदी आदि भाषाओं में जो आज का प्रयोग है वह कथमपि संस्कृत भाषा सम्मत नहीं है। तो आज इसी क्रम को बढ़ाते हैं ऐसे ही एक और शब्द के साथ, और वह शब्द है सानिध्य, जिसका संस्कृत शुद्ध पद या शब्द होता है सान्निध्यम। पर हम गतिशील अपितु वेगवान संसार में जैसे अन्य भाषाओं में थोड़ी बहुत परिवर्तनशीलता का तर्क देकर कुछ असंगत से प्रयोग भी कर लिया करते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी शब्दों की मूल प्रकृति पर कुठाराघात कर शब्दों के अपितु दुष्शब्दों के प्रयोग की दुष्प्रवृत्ति भी हमें कुछ शब्दगत प्रयोगों में दृष्टिगत होती है। ऐसे प्रयोगों के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। महत्व को महत्व, अत्यधिक को अत्याधिक, इस तरह से अशुद्धि के साथ कहे और लिखे जाने की दुष्प्रवृत्ति के बारे में आपने पहले ही जाना है। तो इसी तरह सान्निध्य के स्थान पर वर्णलोप जैसी सामयिक दुष्प्रवृत्ति के साथ सानिध्य जैसे अशुद्ध शब्द का हिंदी आदि भाषाओं में धड़ल्ले से प्रयोग हम पाते हैं। और आप जानते ही हैं कि संस्कृत भाषा है सर्वथा वैज्ञानिक, जहाँ एक अक्षर या वर्ण भी वृथा नहीं है, बेकार नहीं है। तो आइए देख लेते हैं क्या है सान्निध्य शब्द की मूल प्रकृति। सम उपसर्ग के साथ निधि, इनके योग के बाद बनता है शब्द सन्निधि, और उसके बाद शय प्रत्यय करने के बाद उसके बाद आदि वृद्धि होती है और संधि कार्य के बाद हमारे सम्मुख आता है शब्द सान्निध्य, जिसे संस्कृत में कहते हैं सान्निध्यम। वैसे यहाँ ध्यान दीजिए कि हिंदी आदि भाषाओं के प्रयोक्ता भी सन्निधि शब्द के लेखन और उच्चारण में किसी प्रकार की अशुद्धि नहीं करते,
पर सन्निधि शब्द से बने सान्निध्य शब्द में हो जाती है कुछ प्रयोक्ताओं से चूक। अब सन्निधि और सान्निध्य के मर्म को जान चुके हैं आप, तो कर लेते हैं इन शब्दों से जुड़े शुद्धता पर तथ्य को दृढ़ वाक्यों के प्रयोगों के साथ। शब्दों की सन्निधि या समीपता वाक्यार्थ स्पष्ट करती है। इस हिंदी वाक्य को यदि हम संस्कृत में कहेंगे तो इसका स्वरूप इस तरह होगा, शब्दानाम सन्निधि समीपता वा वाक्यार्थम स्पष्टयति। यहाँ अब अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है कि सन्निधि में एक बार तो हमने अनुस्वार का किया है प्रयोग और विकल्प से संधि के साथ अर्ध नकार का भी है प्रयोग। और संस्कृत में या कहें कि शब्दगत व्याकरण पर रहे हम दृढ़, तो दोनों ही शब्द हैं सर्वथा शुद्ध, चाहे हम ऐसे प्रयोग संस्कृत में करें या किसी अन्य भाषा में ही, क्योंकि यह शब्द ही है संस्कृत मूलक। अतः यहाँ प्रश्न करने का कोई औचित्य ही नहीं। अब सान्निध्य से कर लेते हैं एक वाक्य का और प्रयोग। जैसे हम हिंदी में कहते हैं, प्रधानमंत्री के सान्निध्य में कार्यक्रम संपन्न हुआ। इसे संस्कृत में कहेंगे, प्रधानमंत्रिणः सान्निध्ये कार्यक्रमः संपन्नः अभवत्। तो संस्कृत भाषा की सन्निधि होती रहे आप सभी को प्राप्त, ताकि हमें भी मिलता रहे आप संस्कृत अनुरागियों का सान्निध्य। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी के प्रति भी समर्पित हैं अनेकशः शुभकामनाः। नमो नमः।